वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए रीजनिंग के टॉप 500 क्वेश्चन के डे 12 का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 213 से लेकर इसके आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त आरओ एआरओ या फिर अन्य स्टेट पीसीएस एग्जाम और जितने भी वनडे एग्जाम है सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए और इसके बाद इसका निष्कर्ष दिया है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया, मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य है। अब निष्कर्ष क्या दिया है, फिल्में मनोरंजन के एकमात्र साधन है। दूसरा निष्कर्ष दिया, लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं। और तीसरा दिया, लोग नाटक नापसंद करते हैं। तो देखिए जब कभी भी कथन और निष्कर्ष का प्रश्न आपको मिलेगा, दो चीज आपको याद रखना है। कभी भी जो आपका निष्कर्ष रहेगा ये कथन का विरोध नहीं करेगा। आपको पहला पॉइंट ये ध्यान देना है कि जो निष्कर्ष होगा कथन का विरोध नहीं करेगा। और दूसरा, कभी भी अवैध या इलॉजिकल नहीं रहेगा। अवैध का मतलब जिसका कोई तात्पर्य नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं इसमें यहाँ पर क्या क्या दिया है। देखिए ये बोला जा रहा है कि मनोरंजन के लिए फिल्में अनिवार्य है। मतलब मनोरंजन अगर आपको लेना है तो फिल्में चाहिए, है ना। अब फिल्में मनोरंजन का एकमात्र साधन है, तो देखिए अगर कथन के हिसाब से देखेंगे तो फिल्में मनोरंजन का साधन है, बिल्कुल सही तर्क है। दूसरा दिया, लोग फिल्मों में आनंद लेते हैं। अब देखिए उनको मनोरंजन कैसे मिलेगा, आनंद लेंगे तभी मिलेगा, ये भी सही है। अब आगे बोला जा रहा है, लोग नाटक नापसंद करते। देखिए नाटक का इससे कोई लेना देना नहीं है ना। अब ऐसा भी तो नहीं कि ये इसका विरोध कर रहा है, मतलब विरोध नहीं कर रहा है, नाटक नापसंद करते। यहाँ पर मनोरंजन के लिए फिल्म बताया गया, नाटक का कोई जिक्र नहीं है, तो विरोध नहीं कर रहा है, मतलब ये नहीं कर रहा है। अब अवैध की बात करेंगे तो ये अवैध सेंटेंस भी नहीं है। लोग नाटक पसंद कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो ये भी गलत हो गया। मतलब यहाँ पर ये भी सही हो जाएगा। तो तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर बनेगा 1, 2 और 3 तीनों निहित है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 214। यहाँ पर दिया गया 5 मित्रों में ए बी की तुलना में भारी है। देखिए 5 दोस्त है जिसमें ए क्या है, बी से भारी है, तो ए क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा बी से। ठीक, आगे बोला जा रहा है सी डी की तुलना में हल्का है। अब सी और डी की अगर बात करेंगे तो सी क्या है, हल्का है, किससे हल्का है, डी से। आगे बोला जा रहा है कि देखिए बी डी की तुलना में हल्का है। देखना बी जो है ना ये डी से हल्का है, इसका मतलब डी कहीं भी आएगा ये बी के बाद आएगा। मतलब देखिए अब ये आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पीछे आ जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, बी पीछे हो जाएगा। लेकिन अभी ए की कहानी नहीं पता है। फिर आगे बोला जा रहा है लेकिन ई से भारी। अब समझिए जो बी है ना ये डी से हल्का है, लेकिन ई से क्या है, ई से भारी है। अब इनमें सबसे भारी कौन है। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ना जब आप देखेंगे तो डी यहाँ पर आएगा, जो डी यहाँ पर भी आ सकता है, डी यहाँ पर भी आ सकता है। तो अगर नैतिक हिसाब से देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि अभी हम निर्धारित कर ही नहीं सकते। क्यों निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि देखिएगा ना जैसे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ए और बी के बारे में बता रहे हैं कि ए बी की तुलना में भारी, हमने ए और बी को सेट कर दिया। ठीक, इसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि सी डी की तुलना में हल्का है, मतलब सी और डी की बात करेंगे तो सी हल्का हो जाएगा, डी भारी हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद बोला जा रहा है कि जो बी है डी की तुलना में हल्का है। ठीक, देखिए बी ना डी से हल्का है ना। अब सी से हल्का है कि नहीं है हल्का है हमें नहीं पता है ना। अब जैसे जो डी होगा ये बी से भारी है, लेकिन ए से भारी है कि नहीं है हम नहीं बता सकते, ये भी नहीं बता सकते। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पे देखिए बी जो है ई से भारी है, तो ई तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक विवाद बन रहा है कि देखिए डी का पोजीशन हम यहाँ मानेंगे कि डी का पोजीशन यहाँ मानेंगे। ठीक, अब जैसे अगर हम डी को यहाँ सेट करेंगे तो सी मेरा कहाँ जाएगा, इससे कोई वो नहीं है। तो हाल फिलहाल अगर हम लोग इसको सेट करेंगे तो मान के चलते हैं कि डी यहाँ पर आएगा और सी कहीं इसके पीछे रहेगा, तो ए हमारा सही उत्तर बनेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, विकल्प डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। या फिर ये क्या होता है कि अगर सेंटेंस मतलब इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है। अच्छा इंग्लिश वर्जन को देखते हैं, देखिए क्या दिया है, जो अमॉन्ग 5 फ्रेंड्स ए इज़ हैवियर देन बी, ए इज़ हैवियर देन बी सही है। But C is lighter than D, C is lighter than D, B is lighter than D, B is lighter than D, बट हैवियर देन ई, हु एम मतलब सबसे हैवीएस्ट कौन है। देखिए यहाँ पर भी यही त्रुटि है। तो अभी हाल फिलहाल हम लोग इसमें मान के चलते हैं कि ए हमारा, देखो इसमें ए भी उत्तर बन सकता है और डी भी बन सकता है। जो उत्तर होगा ना ए और डी के बीच में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते कि कौन भारी होगा। ये क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट और दिया रहेगा या फिर जो यहाँ पर विकल्प दिया गया उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। तो आपको पैटर्न सीखना है कि किस हिसाब से क्वेश्चन बनता है, तो आपको याद रखना है। अगर हम यहाँ पे जैसे डी को यहाँ पर फिट करेंगे तो हम ए को भारी मान लेंगे, अगर डी को इधर फिट करेंगे तो डी को भारी मानेंगे। जैसी
परिस्थिति रहेगी वैसा हम वहाँ पर करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिया है 215 नंबर का क्वेश्चन। एक रेलवे स्टेशन के पूछताछ कार्यालय से किसी यात्री को बताया गया कि 15 मिनट पहले ही दिल्ली के लिए एक ट्रेन जा चुकी है। मतलब ये बताया गया कि 15 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी थी, परंतु प्रत्येक 45 मिनट बाद दिल्ली के लिए ट्रेन छूटती है। देखिए 15 मिनट पहले जा चुकी है और प्रत्येक 45 मिनट बाद छूट रही है, तो यात्री को ये सूचना मिली थी। देखिए ये बताया गया कि अगली ट्रेन जो है ना रात को 8:30 बजे छूटेगी, तो उस यात्री को सूचना कितने बजे दी गई। समझिए, यात्री को ये बोला जा रहा है कि ट्रेन 8:30 बजे छूटेगी। ठीक, इसका मतलब इससे पहले जो ट्रेन छूटा था वो कब छूटा था? 7:45 पर छूटा था, क्योंकि 45 मिनट पर ट्रेन छूटेगा, है ना। और जब आदमी ने बात किया तो उसे क्या बताया गया कि ट्रेन आधे घंटे में निकलेगी, है ना। मतलब देखिए यहाँ पे 15 मिनट पहले ही छूटी, या फिर ऐसे समझिए, देखिए 15 मिनट पहले छूटी है, मतलब जब उसे बताया गया तो ये बात 8 बजे उसे बताया गया। या फिर आप ये समझिएगा कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है कि उसे मतलब जब बताया गया कि आधे घंटे बाद ट्रेन छूटेगी, है ना। तो दोनों तरीका सही। देखिए 15 मिनट पहले सूचना दिया गया, या फिर ये बोला जाएगा कि आधे घंटे बाद ट्रेन छूटेगी। तो इसका सही उत्तर होगा 8 बजे, विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 216। 216 में क्या दिया गया? यदि सीपीआई को डीएमके लिखा जाए तो आपको बताना है बीजेपी को क्या लिखा जाए। देखिए सीपीआई की बात करते हैं, सी की प्लेस वैल्यू है 3, पी की प्लेस वैल्यू है 16 और आई की प्लेस वैल्यू है 9। अब यहाँ पर बात करेंगे डीएम के। डी की प्लेस वैल्यू कितनी है? डी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4, है ना। अब एम की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे 13 और के की प्लेस वैल्यू की बात करेंगे 11। ठीक, तो यहाँ पे देखिए +1 हुआ है ना, इसके बाद यहाँ पर -3 हुआ है और यहाँ पर +2 हुआ है। तो इसी तरीके से हम बीजेपी की बात करेंगे। देखिए 2, 10 और यहाँ पर 16, तो 2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 3 मिलेगा, मतलब यहाँ पर सी आ जाएगा। 10 में से अगर 3 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, मतलब यहाँ पर जी आ जाएगा। और इसके बाद 16 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, मतलब आर हो जाएगा। तो सी जी आर इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 217। इसमें यह पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, यहीं पर प्लेस वैल्यू लिख दिया जाएगा। रुके, चलिए ये रहा। देखिए इसमें दिया गया कि एक्स वी डब्ल्यू यू, इसको इस प्रकार से लिखा गया। देखिए एक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? एक्स की प्लेस वैल्यू है 24, वी की प्लेस वैल्यू है 22, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है? 23 और यू की प्लेस वैल्यू है 21। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या जा रहा है? 24 से ये 20 हो गया, है ना। इसके बाद 22 से 18 हो गया, 23 से 19 हो गया और 21 से 17 हो गया। तो ये -4 चल रहा है, -4 चल रहा है। तो यहाँ पर इसमें भी जो प्लेस वैल्यू है -4 करेंगे। एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। 12 में से 4 कम करेंगे तो 8 मिलेगा। 8 का मतलब यहाँ पर एच आएगा, और एच सिर्फ एक विकल्प में दिख रहा है, तो इस वजह से आप आगे स्कोर चेक नहीं करेंगे। बाकी आप चेक कर सकते हैं, आपका आंसर विकल्प ए ही बनेगा। जब एक विकल्प में एच है तो फिर आगे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया? प्रश्न संख्या 218। देखिए 18/9/1977 का दिन रविवार था तथा इस तिथि को एक जोड़े का विवाह हुआ था। अगले 15 वर्षों में रविवार को कितनी वैवाहिक वर्षगांठें पड़ेगी? देखिए यहाँ पे ये दिया जा रहा है कि 18, 9 और 1997, है ना, 77, है ना। इस दिन एक शादी होती और ये इस दिन था संडे। तो आपसे पूछ रहा है कि अगले जो 15 साल का समय बीतेगा इसमें कितनी ऐसी मैरिज एनिवर्सरी होगी जो संडे को पड़ेगी। तो देखो संडे लाने के लिए आपको 7 की साइक्लिसिटी चाहिए, है ना। 7 की साइक्लिसिटी कहने का मतलब है कि प्रत्येक दिन 7, प्रत्येक जो वार होता है या फिर जो डेज होता है वो 7 दिन के बाद रिपीट करता है। तो इसमें 7 की साइक्लिसिटी चाहिए। तो देखिए जब 15 वर्षों की बात किया जा रहा है तो 15 वर्षों में 15 ऑड डेज मिलेंगे या फिर 15 दिन मिलेगा, है ना। इसके बाद जो लीप ईयर का एक्स्ट्रा दिन होता है, देखिए 77 लीप ईयर नहीं है, 78 लीप ईयर नहीं होगा, 79 लीप ईयर नहीं होगा, 80 लीप ईयर होगा। तो 80 लीप ईयर है तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पर मिला, है ना, एक ऑड डेज एक्स्ट्रा आएगा। 80 के बाद 84 में एक दिन मिलेगा, 84 के बाद 88 में एक दिन मिलेगा, और 88 के बाद देखिए इसमें 15 जोड़ेंगे तो 92 आएगा। तो 92 में भी एक एक्स्ट्रा दिन आपको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर 15, 1, 16, 17, 18, 19 आ रहा है, 19 ऑड डेज है। तो 19 ऑड डेज को जब आप रिपीट करेंगे तो आपको साथ साथ का 2 साइकिल देखने के लिए मिलेगा। 2 साइकिल देखने के लिए मिलेगा, इसका मतलब है कि 2 बार संडे उसके जीवन में मिलेगा। जीवन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 15 साल की उसकी वर्षगांठ होगी उसमें 2 बार ऐसी परिस्थिति आएगी जब उसकी एनिवर्सरी संडे को पड़ेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया? देखिए प्रश्न संख्या 219। 7 बच्चे ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक, जी डी के दाएं और बी के बाएं है। देखिए यहाँ पे जो जी है, जी क्या है? देखिए अब यहाँ पे पंक्ति में खड़े हैं। डायरेक्शन जब कभी भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है कि किस दिशा में उनका फेस है, तो आपको बाई डिफॉल्ट नॉर्थ डायरेक्शन में मान के चलना है।
है ना। तो देखिए नॉर्थ डायरेक्शन में जब खड़े होते हैं तो नॉर्थ का लेफ्ट इधर होता है और नॉर्थ का राइट इधर होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक, देखिए ये नॉर्थ में अगर फेस करेंगे लेफ्ट इधर आएगा और राइट इधर आएगा। देखिए 7 व्यक्ति खड़े हैं, जो जी है डी के दाएं है, तो देखिए डी हमने यहाँ पे बैठा दिया तो इसके दाएं साइड में जी इधर आ जाएगा। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है कि जो जी है ना डी के दाएं और बी के बाएं है, तो बाएं बैठाने के लिए देखिए कि बी को यहाँ पर बैठाएंगे। देखिए बी के बाएं ये हो गया और जी डी के देखिए बी के बाएं हो गया और डी के दाएं हो गया। आगे क्या बोला जा रहा है, ए सी के दाएं है, जो ए है ना ए ये सी के राइट साइड में, तो सी को हमने यहाँ पे रख दिया तो इसके राइट साइड में हो जाएगा। ए और बी के बीच में एक बच्चा है, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए और अच्छा यहाँ पे डी है, ए और डी के बीच में एक बच्चा है। देखिए अब एक चीज समझिए, यहाँ पर डी है, अब यहाँ पे एक बच्चा बैठेगा और यहाँ पर ए को हम बैठा देंगे और ये हो जाएगा सी। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए आगे ई और बी के बीच में 2 बच्चे, ई और बी, देखिए यहाँ पर बी आ चुका है तो ई को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। ई और बी के बीच में कितने बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए। आगे बोला जा रहा है ई और एफ के बीच में भी 2 बच्चे, ई और एफ के बीच में भी 2 बच्चे, है ना। तो एफ को यहाँ पर अगर प्लेस करेंगे, आपसे पूछा जा रहा है ठीक बीच में कौन है, तो ठीक बीच में यहाँ पर ई आ रहा है जबकि विकल्प में नहीं दिया। देखिए नॉर्थ फेसिंग पे नहीं बना तो हम इसको साउथ फेसिंग में बैठा के चेक कर लेते हैं। ऐसे मुझे लगा था बन जाएगा, नहीं बना कोई बात नहीं, तो इसको आप साउथ फेसिंग में बैठा कर चेक करते हैं। देखिए साउथ फेसिंग में जब इसको बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 7 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना, जी डी के दाएं हैं। तो देखिए अब साउथ फेसिंग जब करेंगे ना, मतलब सब दक्षिण की ओर देखेंगे तो लेफ्ट इधर बनेगा और राइट इधर बनेगा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो जी है ये डी के दाएं है, तो देखिए यहाँ पर डी है और डी के दाएं में जी हो गया और ये बी के बाएं में, मतलब इधर बैठ जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, ए सी के दाएं में है, सी के दाएं में होने का मतलब है कि सी यहाँ पर आएगा और ए यहाँ पर आएगा। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए ए और डी के बीच में एक बच्चा है, ए और डी के बीच में एक बच्चा है, मतलब आप डी को यहाँ पर रखेंगे, देखिए एक बच्चा यहाँ पर आएगा ए और सी। ठीक, आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए ई और बी के बीच में 2 बच्चे, तो यहाँ पर ई को हमने सेट कर दिया, है ना। ई और बी के बीच में 2 बच्चे, फिर बोला जा रहा है एफ और ई के बीच में भी 2 बच्चे, तो एफ और ई के बीच में भी 2 बच्चे, तो यहाँ पर आप एफ को प्लेस करेंगे, है ना। फिर भी बीच में ई ही आ रहा है ना, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है ना। ठीक बीच में कौन बच्चा है, तो यहाँ पे भाई विकल्प नहीं मैच कर रहा है, इधर से देख लेते हैं। देखिए 7 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर स्टैंडिंग इन अ रो, है ना। जी इज टू द राइट ऑफ डी, जो जी है ये डी के राइट में, चाहे लेफ्ट से बनाइए चाहे राइट से बनाइए कोई फर्क नहीं है। आगे बोला जा रहा है कि देखिए जो एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब ये बी के लेफ्ट में है, ये भी सही है। ए इज ऑन द राइट ऑफ सी, ए जो है सी के राइट में, ये भी बिल्कुल सही है। फिर ए एंड डी हैव 1 चाइल्ड बिटवीन देम, ए और डी के बीच में एक बच्चा, ये भी बिल्कुल सही है ना। फिर ई एंड बी, मतलब ई और बी के बीच में 2 बच्चे आने चाहिए, तो 2 बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, ये भी सही है। डी और एफ के बीच में भी 2 आने चाहिए, तो अच्छा देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया डी और एफ के बीच में 2 बच्चे आने चाहिए, और हिंदी में यहाँ पे देखिए ई और एफ दिया गया, मतलब हिंदी में ना सेंटेंस में थोड़ी सी त्रुटि है। तो देखिए यहाँ पर डी रहेगा, जैसे ही आप डी रखेंगे ना तो पूरा स्टेटमेंट बदल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसमें दिया ना ये डी और एफ के बीच में 2 बच्चे होने चाहिए, जबकि यहाँ पे ई लिखा था, इस वजह से आंसर गलत आ रहा था। तो अगर हिंदी के हिसाब से आप देखेंगे तो सही बना है। और डी और एफ के बीच में जब आप बैठाएंगे ना तो इस एफ को यहाँ से हटा देंगे और इस एफ को हम लोग यहाँ पर सेट करेंगे, इस एफ को यहाँ पर सेट करेंगे। तो अब आपसे पूछ रहा है कि हु इज एग्जैक्टली इन द मिडिल, मिडिल में कौन है, तो यहाँ पे देखिए 3 इधर से छूट जाएंगे, 3 इधर से छूट जाएंगे, आपका डी सही उत्तर बन जाएगा, विकल्प सी। देखिए ऐसे भी नॉर्थ साउथ बैठाने का मतलब क्या होता है, अगर आपने नॉर्थ में बैठा है जो सेटिंग मिली है वही सेटिंग साउथ में भी मिलेगी, बस उनका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। जैसे ये सब साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं ना, अगर इनको नॉर्थ में फेस कराएंगे तो ऐसे बैठ जाएंगे, सी ए ई डी जी बी और एफ, है ना। मुझे लगा कि हो सकता है कुछ इसमें अंतर दिखे, इस वजह से मैंने इसको फिर से ड्रॉ किया था। यहाँ पे हिंदी में थोड़ी सी त्रुटि है, यहाँ पे ई नहीं होगा, यहाँ पर डी होगा, तब इसके बाद आपका सेंटेंस पूरा सही बनेगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, 220 नंबर का। देखिए यहाँ पर आपको मिसिंग नंबर बताना है, तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट कीजिएगा। 220 का आंसर क्या है, देखिए सब आपको दिख रहा है, सबकी प्लेस वैल्यू लिखिएगा और जो भी पैटर्न बनेगा उस पैटर्न को फॉलो करके यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा इसको बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 221 नंबर का प्रश्न। इसमें दिया विषम युग्म को चुनिए। अब आपको ऑड पेयर कौन है इसको बताना। देखिए यहाँ पर देखेंगे तो एक रैंडम ऑर्डर पर आधारित है, मतलब इसमें कोई भी लॉजिकल पैटर्न नहीं चल रहा है, सभी लॉजिकल है। अतुल को रोम लिखा गया, शरद को मास्को लिखा गया, चंदन को मॉन्ट्रियल लिखा गया और त्रिलोकी को ग्लासगो लिखा गया। तो इसमें क्या करिए, इसमें जो लेटर्स है ना उनको काउंट कीजिए। अतुल में 4 लेटर है और रोम में भी 4 लेटर है। ठीक,
शरद में देखिए 6 लेटर है और मॉस्को में भी 6 लेटर है। ठीक, चंदन में अगर आप देखेंगे तो 7 लेटर है और यहाँ पे मॉन्ट्रियल देखिए, मॉन्ट्रियल में 8 लेटर है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए त्रिलोकी में 7 लेटर है और ग्लासगो में भी 7 लेटर है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे अलग हो जाएगा विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, 222 नंबर। आपको बताना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको ये बताना है। तो देखिए इसको करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप इस ऊपर वाले आकृति को देखेंगे, जैसे आप इसको देखेंगे, देखिए ये 3 खंडों में विभाजित है, तो यहाँ पर कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 6। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए इसको देखेंगे तो यहाँ पर भी कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 6, 12 हो गया। और यहाँ पर इसको देखेंगे तो इसमें भी कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 6, 12 6 18 और एक पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, बड़ा कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक है ना। देखिए ये पूरा 18 और एक 19 आ गया, 19 आ गया और एक ये बीच वाला देखिए यहाँ पे ये जो बन रहा है इसमें यहाँ पे 2 आपको 3 मिलेगा, तो 19 और 3 22। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज है 22। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में आपको लुप्त संख्या बताना है। यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करके इसको फिर से बनाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है तो हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। देखिए यहाँ पर ये एक लाइन इस हिसाब से बना हुआ है ना, और ये एक बड़ा सा लाइन ऐसे बना हुआ है। यहाँ पर जो नंबर्स और जो लेटर्स लिखे गए, नंबर्स और लेटर्स क्या लिखे गए सबको लिख देते हैं। यहाँ पर 7 लिखा गया, ये 6 है, यहाँ पर 4 है, ये 5 लिखा गया, यहाँ पर 2 है, ये 3 रखा गया है, आगे यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 8। ठीक, इसके बाद देखिए ये क्यू लिखा गया है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर आई है, और ये आपको वैल्यू बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पे देखिए 3 और 2 5, 5 की प्लेस वैल्यू मतलब ई होती है, जो 5 है वो ई की प्लेस वैल्यू है। 9 8 17 यहाँ पर क्यू है, और इसके बाद देखिए 5 4 9 यहाँ पर आई दिया गया, तो आपको पैटर्न पता चल गया। 7 और 6 13, 13 किसकी प्लेस वैल्यू एम की है, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा एम आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी में आपको यहाँ पर एम दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 224। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि इंग्लिश भी दिखता रहे। चलिए देखिए यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। कथन क्या दिया गया, या तो राम और श्याम समान आयु के हैं, या श्याम राम श्याम से बड़ा है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि राम और श्याम की आयु या तो समान है, या तो राम क्या है श्याम से बड़ा है, मतलब राम इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू श्याम। ठीक, पहला दिया गया। देखिए या तो अली और जान समान आयु के हैं, या जान अली से बड़ा है, तो पहले में ये दिया गया। दूसरे में क्या दिया है कि जो जॉन है या तो समान है या तो बड़ा है किससे, अली के। फिर आगे तीसरे में दिया है श्याम अली से बड़ा है, जो श्याम है ना श्याम अली से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे अली को हम लोग यहाँ पर पीछे रखेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए अली को पीछे रखेंगे। अब बाकी अगर अली को पीछे रखेंगे ना, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब श्याम अली से बड़ा है, अगर जॉन इसके बराबर होगा तो ये जॉन से भी बड़ा होगा, है ना, और अगर इससे बड़ा होगा तो हम इसको नहीं कह सकते। ठीक, देखिए श्याम, देखिए इसमें से आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। श्याम से राम बड़ा है। देखिए श्याम से राम बड़ा है ना, तो आप देखिए ना श्याम से राम बड़ा है, बड़ा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो अभी इसको होल्ड करते हैं, है ना, मतलब या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा। अली से जॉन बड़ा है। देखिए अली से जॉन या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, है ना। श्याम और जॉन समान आयु के। देखिए श्याम और जॉन, तो श्याम यहाँ पर है, जॉन यहाँ पर है, हम नहीं कह सकते। ये कभी भी समान हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि भाई ये इससे बड़ा होगा, है ना, तो इसके बारे में भी नहीं कह सकते। अली से राम बड़ा है, तो देखिए ये एकदम क्लियर स्टेटमेंट है कि अली से बड़ा राम है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 225। यहाँ पर दिया गया कि अगर कमल को 21 41 3 लिखा जाता है तो महल को किस प्रकार लिखा जाएगा। प्लेस वैल्यू लिखते हैं KAMAL। देखिए कमल की प्लेस वैल्यू, कमल के लिए 11, एक के लिए 1, M की प्लेस वैल्यू 13, 1 और L के लिए 12। यहाँ पे क्या किया गया, इसके डिजिट्स को जोड़ा गया, 1 और 1 2, फिर से 1, फिर यहाँ पर 3 और 1 4, फिर देखिए आगे 1 और लास्ट में 2 और 1 3। तो जिसमें सिंगल थे उसको डायरेक्ट लिखा गया, जिसमें डबल थे उनको जोड़ दिया गया। तो बात करेंगे महल के लिए, M की प्लेस वैल्यू 13, तो 3 और 1 4, है ना। इसके बाद A के लिए 1 लिखेंगे, H की प्लेस वैल्यू होती है 8, इसके बाद A के लिए 1 लिखेंगे और L की प्लेस वैल्यू 12, 2 और 1 3। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सीधा सीधा 41 81 3, 41 81 3, विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 226, है ना। 226 में दिया गया, यदि किसी घड़ी में समय 12:15 बजे का है और घंटे वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती है, तो मिनट वाली सुई के विपरीत कौन सी दिशा होगी। देखिए किसी घड़ी में समय 12:15 है, तो देखिए 12:15 बजा लेते हैं। देखिए ये आपका घड़ी बन गया। 12:15 बजने का मतलब है कि जो घंटे वाली सुई है लगभग 12 के पास रहेगी और मिनट वाली सुई 15 के पास रहेगी। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो घंटे वाली सुई है ये पूरब की ओर आती है, तो ये ईस्ट हो गया। अगर ये ईस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वेस्ट,
है ना। देखिए अब जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम लोग बनाते हैं, देखिए इधर अगर ईस्ट है तो यहाँ पे देखिए आप इधर देखिएगा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो जो ईस्ट का लेफ्ट होता है वो नॉर्थ होता है, तो यहाँ पे देखिए ईस्ट ये है तो इसका जो लेफ्ट हो जाएगा ये हो जाएगा नॉर्थ, और यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ हो जाएगा और ये हो जाएगा साउथ। तो जो मिनट वाली ये साउथ में है ना, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके विपरीत कौन होगा, तो इसके विपरीत क्या आएगा, नॉर्थ आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर विकल्प डी। तो देखिए ये रीजनिंग का एक सेट हम लोगों ने पूरा डन कर लिया। 500 क्वेश्चंस की जो सीरीज है इसमें एक सेट पूरा डन हो गया। इसके बाद अब अगले सेट में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल करके आप पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर आपसे मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।